नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि उससे और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे क्लासेस मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज़। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़ाते टाइम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपलर वे में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ कैसे आप याद करें वो सब मैंने अपने वीडियो में कवर किया था। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इससे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें इनके ऑप्शंस की, इनफाइनाइट आउटपुट रजिस्टेंस, जी नहीं। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है अगर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, और जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस होता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। अब अगर बात करें जैसा कि मैंने आपको बताया इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस होता है, तो ये भी ऑप्शन क्या है दोस्तों, गलत है। अब अगर बात करें जब ये दो ऑप्शंस गलत है तो ऑल ऑफ द एबव ये तो सिंपली गलत हो जाएगा, लेकिन तब यहाँ पे एक ऑप्शन ये तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो बैंडविड्थ होती है दोस्तों वो इनफाइनाइट होती है। जैसे आपने गेन बैंडविड्थ डायग्राम देखेंगे आप इन केस ऑफ आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, अगर आप आरसी फेज शिफ्ट ऑपरेशनल एम्पलीफायर का देखेंगे तो कुछ इस टाइप का इसका गेन बैंडविड्थ आता है। लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में जो गेन बैंडविड्थ आता है दोस्तों वो इनफाइनाइट बैंडविड्थ होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज इनफाइनाइट बैंडविड्थ। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा गया है कि अनदर नेम ऑफ यूनिटी गेन एम्पलीफायर इज, मीन्स यूनिटी गेन एम्पलीफायर का और क्या नाम हो सकता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं दोस्तों, अगर किसी भी एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन है वो क्या है, अगर यूनिटी है, अगर इस वोल्टेज गेन को हम लिखे इस फॉर्म में V0 अपन Vi, ये हो गया इसका वोल्टेज गेन इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ से अगर आप इसको दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे तो V0 इक्वल्स टू Vi हो जाएगा। मीन्स दोस्तों यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वही सेम क्या है, इनपुट वोल्टेज है। मीन्स आप कह सकते हैं जो आउटपुट वोल्टेज है यूनिटी गेन एम्पलीफायर का वो फॉलो कर रहा है इनपुट वोल्टेज को। वो क्या कर रहा है दोस्तों, इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको और किस नाम से जाना जाता है, यूनिटी गेन एम्पलीफायर को वोल्टेज फॉलोअर के नाम से भी जाना जाता है यूनिटी गेन एम्पलीफायर को। इसका जो यूज होता है दोस्तों स्विच एंड होल्ड सर्किट में भी इसका यूज होता है यूनिटी गेन एम्पलीफायर का, और हम वहाँ पे भी इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे लोडिंग इफेक्ट को हमें घटाना होता है, क्योंकि इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो इनफाइनाइट होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है वो जीरो होता है। आइडियली अगर देखा जाए तो, अगर प्रैक्टिकल केस में माना जाए तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, लार्ज होता है, और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल होता है। तो इससे इनपुट रेजिस्टेंस लार्ज होने से इसमें क्या होता है, लोडिंग इफेक्ट नहीं होता है। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ाते टाइम बहुत ही डिटेल में बताया था। आप अगर मेरे लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप ऊपर का आई बटन दबा के आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स को सेव कर दिए हैं, आप 1 बाय 1 जा कर के सारे लेक्चर्स को बहुत ही आसानी से देखेंगे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्डअप होगा जिस हिसाब से मैंने उस लेक्चर्स में वो टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। अब दोस्तों अगर अगले क्वेश्चन को देखें तो अब दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द आउटपुट वेवफॉर्म, मीन्स इस सर्किट का आउटपुट वेवफॉर्म क्या है। सबसे पहले यहाँ पे एक गलती ये है कि इनपुट वेवफॉर्म कोई दिया नहीं गया है और आउटपुट वेवफॉर्म के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसके सारे पॉसिबिलिटीज़, इस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखने से ये क्लियर हो रहा होगा कि ये एक इंटीग्रेटर सर्किट है। क्या है दोस्तों, ये एक इंटीग्रेटर सर्किट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में, जिसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज के कुछ फॉर्म में होगा। ये पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है।
तो इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो दोस्तों इससे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हम इस इंटीग्रेटर के इनपुट पे स्क्वायर वेव दे रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट का जो फॉर्म होगा वो किस फॉर्म में होगा। और अगर हम बात करें इस पे हम कुछ इम्पल्स सिग्नल दे रहे हैं या स्पाइक्स दे रहे हैं इनपुट पे, तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें इसे हम स्क्वायर वेव दे रहे हैं तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा। इनपुट पे क्या दे रहे हैं दोस्तों, स्क्वायर वेव दे रहे हैं, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा। तो अगर दोस्तों इनपुट पे स्क्वायर वेव दे रहे हैं मीन्स आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर वेव, ठीक है। तो आपको ये बात पता होगा कि स्क्वायर वेव का जब इंटीग्रेशन होता है तो हमें एक ट्रायंगुलर वेव मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है दोस्तों, ट्रायंगुलर वेव मिलता है। तो अगर हम इसके इनपुट पे स्क्वायर वेव देंगे तो हमें आउटपुट पे दोस्तों ट्रायंगुलर वेव मिलेगा, ठीक है। अब अगर इसमें क्वेश्चन इस फॉर्म में हो कि अगर हम इसके इनपुट पे स्पाइक्स दें या इम्पल्स सिग्नल दें, स्पाइक्स क्या होता है दोस्तों, जो एक सडन सिग्नल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पाइक्स बोलते हैं। अगर इनपुट पे दोस्तों स्पाइक्स दें तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा। तो दोस्तों इस केस में आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट जो हो जाएगा वो स्पाइक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये बात पता होगा कि स्पाइक्स जो होते हैं या फिर इम्पल्स सिग्नल का जो इंटीग्रेशन हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, स्क्वायर वेव मिलता है। मीन्स अगर हम इनपुट पे यहाँ पे स्पाइक्स देते हैं तो हमें आउटपुट पे स्क्वायर वेव मिलेगा। दोस्तों इसको याद करने का मैं सबसे सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ कि ये तो दोस्तों इंटीग्रेशन के केस में था। अगर ऐसे ही डिफरेंशिएटर के बारे में भी पूछ देता है कि अगर डिफरेंशिएटर पे ये चीज़ इनपुट पे ये दिया गया है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा। दोस्तों डिफरेंशिएटर सर्किट सिंपली क्या होता है, इस रेजिस्टेंस को इस कैपेसिटेंस से आप क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो क्या हो जाता है, ये डिफरेंशिएटर सर्किट बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को याद करने का तरीका बताऊँगा। इस वर्ड को आप याद रखिएगा, RUI, इस वर्ड को आप याद रखिएगा। R से दोस्तों क्या होता है, रैंप सिग्नल, U से यूनिट स्टेप सिग्नल, I से इम्पल्स सिग्नल, ठीक है। और ये रैंप सिग्नल दोस्तों क्या होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं जिसे आप ट्रायंगुलर वेव भी कह सकेंगे। अब यूनिट स्टेप सिग्नल दोस्तों किस फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं जिसे आप स्क्वायर वेव के नाम से दे सकेंगे। और इम्पल्स सिग्नल आपको पता है ये स्पाइक होते क्या होते हैं, ये इम्पल्स सिग्नल होते हैं। मीन्स जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। मीन्स अगर आप इम्पल्स सिग्नल का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यूनिट स्टेप मिलता है, यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको रैंप सिग्नल मिलता है। मीन्स आप अगर स्पाइक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर वेव मिलेगा, और स्क्वायर वेव का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको रैंप सिग्नल मिलेगा। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर, रैंप सिग्नल मीन्स ट्रायंगुलर वेव आपको मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब दोस्तों अगर बात करें, ये तो था अपवर्ड, अब अगर हम डाउनवर्ड आए हैं दोस्तों, तो डाउनवर्ड क्या होता है, डिफरेंशिएटर। इससे याद रखिएगा, डाउनवर्ड क्या होगा, डिफरेंशियल, और अपवर्ड क्या होगा दोस्तों, इंटीग्रेशन। डाउनवर्ड का डी और डिफरेंशियल का डी, इससे आप रिलेट करिएगा, दूसरा आप याद कर लेंगे। अब अगर बात करें डिफरेंशिएटर की दोस्तों, तो डिफरेंशिएटर के केस में रैंप सिग्नल का डिफरेंशियल आप करेंगे तो यूनिट स्टेप मिलता है, और यूनिट का डिफरेंशिएटर करेंगे तो आपको इम्पल्स सिग्नल मिलता है। मीन्स आप यहाँ से कह सकेंगे अगर ट्रायंगुलर वेव का आप क्या करेंगे, ट्रायंगुलर वेव का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर वेव मिलेगा, और स्क्वायर वेव का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको इम्पल्स या स्पाइक्स मिलेंगे। मीन्स अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसा रहता कि कुछ इस टाइप का फिगर दे देता और बोलता कि इसके, ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये डिफरेंशिएटर सर्किट है। अगर इसके इनपुट पे अगर बोल देता कि इसके इनपुट पे ट्रायंगुलर वेव दिया गया है तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, तो दोस्तों इसके आउटपुट पे क्या मिलेगा, स्क्वायर वेव मिलेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बताया, इससे बहुत बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ आप इसे आप समझने की कोशिश करिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को आरआरबी के एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स, या फिर आप कह सकेंगे सारे क्लासेस या फिर क्वेश्चन सीरीज आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहे। और दोस्तों नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ऐसे ही मैं पॉइंट वाइज क्लासेस आप लोगों को बताता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लासेस अच्छे लगते होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों
एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है अगले वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक भी करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ सीरीज डिसिपेटिव रेगुलेटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो सीरीज डिसिपेटिव रेगुलेटर्स होते हैं दोस्तों वो लीनियर रेगुलेटर कहे जाते हैं। वो एग्जाम्पल होते हैं किसके? लीनियर रेगुलेटर के। इस क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों ये फिगर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ दिस सर्किट, मीन्स ये सर्किट क्या है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्ट, इसके ऑप्शंस लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर एंड बैंड स्टॉप फिल्टर्स, ये इसके ऑप्शंस में दिए गए। दोस्तों मैंने आप लोगों को फ़िल्टर बताते टाइम या फिर इसके ऑपरेशनल एम्पलीफायर के यूजेस बताते टाइम मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि कैसे आप फ़िल्टर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कैसे इसको चेक करें। अब जैसे कि आपने देखा कि ये C2 है, तो CT को दोस्तों हम लिख सकते हैं, इसका अगर इम्पीडेंस फॉर्म में लिखें तो j⍵C2 कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और C1 की बात करें तो 1/j⍵C1 लिख सकते हैं। मीन्स अगर हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करें या फिर ओमेगा की वैल्यू 0 रखें, फ्रीक्वेंसी 0 मीन्स अगर ये हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट करना चाहें, अगर हम 0 फ्रीक्वेंसी पे बात करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट हो जाएगी मीन्स दोस्तों कैपेसिटेंस C1 भी क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। और कैपेसिटेंस C2 क्या हो जाएगा? वो भी ओपन सर्किट हो जाएगा। मीन्स ये भी आपका ओपन सर्किट हो रहा है, ये भी आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, ये भी आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इनपुट यहाँ से जाएगा और तब पर भी यह हमें यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेगा, कुछ दोस्तों हमें आउटपुट मिलेगा। मीन्स जो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म बनेगा ये हमें जब फ्रीक्वेंसी हम 0 अप्लाई कर रहे हैं तब पर भी हमें कुछ आउटपुट मिल रहा है। अब फ्रीक्वेंसी अगर इनफाइनाइट अप्लाई करें, मीन्स बहुत दूर अगर हम अप्लाई करें फ्रीक्वेंसी, ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट अप्लाई करें, तो अगर इनफाइनाइट करेंगे दोस्तों तो C1 की वैल्यू जो इम्पीडेंस हो जाएगा ये 0 आ जाएगा। मीन्स ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस केस में भी हमें आउटपुट मिलेगा। मीन्स दोस्तों हम यहाँ पे ये कह सकेंगे कि बीच में कोई ऐसा प्लेस आएगा, बीच में ऐसा कोई प्लेस आएगा जहाँ पे हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। बीच में ऐसा कोई प्लेस आएगा जहाँ पे हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आइडली हम अगर कुछ इसे ऐसा माने और इसकी वैल्यू F1 रख दें और इसकी वैल्यू F2 रख दें, तो आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे होंगे कि ये पास बैंड होता है, जहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है वो पास बैंड होता है, और जहाँ पे हमें आउटपुट नहीं मिलता वो क्या होता है दोस्तों? स्टॉप बैंड होता है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि ये बैंड स्टॉप फिल्टर का ये फ्रीक्वेंसी एंड गेन डायग्राम है, बैंड स्टॉप फिल्टर का। तो आप कह सकेंगे ये सर्किट जो दिया है आपको सामने जो आपके दिख रहा है ये एक बैंड स्टॉप फिल्टर है, या फिर बैंड स्टॉप फिल्टर को दोस्तों बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? बैंड स्टॉप फिल्टर इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ नॉन इन्वर्टिंग क्लोज लूप ओपन सर्किट जनरली हैज़ अ गेन फैक्टर। नॉन इन्वर्टिंग की बात हो रही है तो दोस्तों तो नॉन इन्वर्टिंग के केस में जो गेन की वैल्यू आती है दोस्तों क्या होता है? 1 + R2/R1। ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में हमारा गेन की वैल्यू आती है। तो यहाँ से आप दोस्तों देख रहे हैं कि जो इसका गेन होगा दोस्तों या तो 1 होगा या तो 1 से ज़्यादा होगा, लेकिन मोस्ट चांसेस यही हैं कि ये 1 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि दोस्तों इस 1 में ये कुछ रेजिस्टेंस के फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? ऐड हो रही है। तो इसके जो ऑप्शंस होंगे आप देख सकेंगे दोस्तों। अ नॉन इन्वर्टिंग क्लोज लूप ओपन सर्किट जनरली हैज़ अ गेन फैक्टर लेस देन 1, ये गलत ऑप्शन है। ग्रेटर देन 1 ये सही है। 0 एंड इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1 हो सकता है। जब इक्वल्स टू 1 होता है तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? यूनिटी गेन एम्पलीफायर या फिर वोल्टेज फॉलोअर बोलते हैं। तो जनरली जो इसकी वैल्यू आएगी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डिक्रीजिंग द गेन इन द गिवन सर्किट कुड बी अचीव्ड बाई। जो सर्किट ये दिया हुआ है इसका गेन हम कैसे रिड्यूस कर सकेंगे? तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये क्लियर हो रहा होगा कि इसका जो सप्लाई दिया गया है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया गया है। तो ये एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। क्या है दोस्तों? नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है
और आपने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में जो गेन आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला या फिर गेन का जो फॉर्मूला आपने देखा था वो क्या था दोस्तों, जो फीडबैक रेजिस्टेंस है माइनस फीडबैक रेजिस्टेंस अपान इनपुट रेजिस्टेंस दैट इज RI। ये है हमारा गेन का फॉर्मूला इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में। तो यहाँ से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जो गेन हो जाएगा वो हो जाएगा RF अपान RI माइनस में। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है डिक्रीजिंग द गेन इन द गिवन सर्किट कुड बी अचीव्ड बाय, मीन्स इस गेन की वैल्यू हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, जब इसके क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ करेंगे। डिनोमिनेटर को इंक्रीज़ करेंगे तो इसके गेन की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। मीन्स अगर हम इस RI की वैल्यू क्या करें, इस RI की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो हमारा गेन क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इसके ऑप्शंस अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन में क्लियरली है इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस। तो अगर आप इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू या RI की वैल्यू आप बढ़ाते हैं तो इसका गेन क्या होगा दोस्तों, रिड्यूस होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, इफ़ ग्राउंड इज अप्लाइड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एन इन्वर्टिंग ऑप एम्प द नेगेटिव टर्मिनल विल बी, द नेगेटिव, अगर ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम ग्राउंड दे रहे हैं तो इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा, द एन इन्वर्टिंग ऑप एम्प के केस में, ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल विल बी वर्चुअल ग्राउंड। तो ये ऑटोमेटिकली ये वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन होता है कि जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज होता है वो सीधे कॉपी हो जाता है इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज होता है दोस्तों, ये जीरो वोल्टेज, ये सीधे कॉपी हो जाता है या फिर फिजिकली कनेक्ट नहीं होता तब पर भी यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन बोलते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, विल बी वर्चुअल ग्राउंड। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इज ऑल्सो नोन एज, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। पहले तो दोस्तों अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होता क्या है ये जानने की आप कोशिश करिए। मैंने ये क्लियरली ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूरा अपने लेक्चर में कवर किया है। अगर आपने क्लास को फॉलो किया है तो इसके आंसर्स आपको ज़रूर पता होंगे। अब अगर बात करें दोस्तों अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की बात करें तो इसके नाम से क्लियर है, अ मीन्स दोस्तों क्या होता है, एक, मीन्स वो मल्टीवाइब्रेटर्स जिसमें एक स्टेबल स्टेट्स हो और एक क्या हो, क्वासी स्टेबल स्टेट्स हो, ऐसे मल्टीवाइब्रेटर्स को दोस्तों क्या बोलते हैं, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों उसको बोलते हैं फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर। फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी इसका नाम है अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का, ठीक है। और बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर दोस्तों किससे बोलते हैं, बाई मीन्स क्या होता है दोस्तों, दो, मीन्स वो मल्टीवाइब्रेटर जिसके पास दो स्टेबल स्टेट्स हो, जिसके पास दोस्तों दो स्टेबल स्टेट्स हो। दोस्तों मैंने ये आपको यहाँ पे गलत बताया कि अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के पास एक स्टेबल स्टेट होता है, सॉरी उसके लिए। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के पास दोस्तों कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे जो ए है मैंने उसको 1 इंडिकेट किया, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड शो कर रहा है। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स के पास कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होते, दो स्टेबल स्टेट होते हैं इसके पास, वो क्वासी स्टेबल स्टेट या फिर सेमी स्टेबल स्टेट बोलते हैं। लेकिन मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के पास एक स्टेबल स्टेट्स होते हैं और एक क्वासी स्टेबल स्टेट्स होते हैं। ये मैं यहाँ पे कंफ्यूज हुआ तो ये अभी मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। मोनो मीन्स क्या होता है दोस्तों, मोनो मीन्स होता है वन, मोनो मीन्स होता है वन, मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जिसके पास एक स्टेबल स्टेट्स होते हैं वो, और एक क्वासी स्टेबल स्टेट्स होते हैं वो मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स कहलाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अ पोर्शन ऑफ द आउटपुट दैट प्रोवाइड सिग्नल स्टेबलाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी, मीन्स आउटपुट स्टेबलाइजेशन के लिए जो फीडबैक दोस्तों यूज होता है वो नेगेटिव फीडबैक यूज होता है आउटपुट स्टेबलाइजेशन के लिए। दोस्तों आप देखेंगे नेगेटिव फीडबैक के केस में जो आपका गेन का फॉर्मूला बन जाता है, जैसे अगर कंट्रोल सिस्टम का यहाँ पे देखें तो G/1+GH, ये कुछ फॉर्मूला बन जाता है नेगेटिव फीडबैक के केस में। लेकिन अगर पॉजिटिव यहाँ से आप ये देख रहे होंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। अगर यहाँ 1 से ज़्यादा ही रहेगी इसकी वैल्यू, मीन्स आप कह सकेंगे
जो इसका डिनोमिनेटर है वो 1 से ज़्यादा रहेगा या फिर 1 रहेगा, मीन्स आपको कोई जो गेन मिलेगा किसी एक डेफिनेट नंबर में मिलेगा, डेफिनेट या कह सकें कि या उसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर बात करें पॉजिटिव फीडबैक की, तो उस केस में दोस्तों जो गेन हो जाता है वो हो जाता है G/1 - GH। मीन्स कुछ सर्कमस्टेंसेस में ये GH की वैल्यू अगर 1 हो जाती है, GH की वैल्यू दोस्तों जैसे ही 1 होगी हमारा गेन क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जैसे ही गेन दोस्तों इनफाइनाइट हुआ मीन्स हमारा सर्किट जो है वो स्टेबल नहीं है, सर्किट हमारा स्टेबल नहीं है। तो स्टेबलाइजेशन के लिए दोस्तों नेगेटिव फीडबैक का यूज़ करते हैं। दोस्तों अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों का फीडबैक और सजेशन जान करके। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि क्लास में अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाता हूं, तो उतना बेटर तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं और बेटर तरीके से कुछ टूल्स खरीद सकूं और मैं बेटर तरीके से क्लास को पढ़ा सकूं, क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो दोस्तों मैंने अपना UPI ID डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर के आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं कुछ टूल्स ले सकूं और बेटर तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोई भी ऐसा नहीं मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द कुछ टूल्स ले सकूँगा और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लेके आ सकूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।